अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एनलाइटनिंग ब्रेन्स। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने डिस्कशन फर्स्ट में मतलब अपनी प्रीवियस वीडियो में ईवीएस एनसीईआरटी क्लास थर्ड कंप्लीट करी है, वो बुक हम लोगों ने अपनी एक ही वीडियो में कंप्लीट करी है। तो आज देखेंगे एनसीईआरटी क्लास फोर्थ। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि भाई एनसीईआरटी जो है वो बहुत टफ लग रही है हमें पढ़ने में, तो आप लोग को उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने अपनी एनसीईआरटी क्लास थर्ड में भी और फोर्थ में भी अब ये जो वीडियो प्रेजेंट हो रही है आपके सामने, उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सारे पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें लिए हैं। तो देखते हैं कैसी है हमारी एनसीईआरटी क्लास फोर्थ। देखिए, जो उसका फ्रंट कवर है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ लुकिंग अराउंड, और हिंदी में है पर्यावरण अध्ययन आस पास। ओके, तो वेदर यू आर इन इंग्लिश मीडियम, या तो आप चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, वो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। वहाँ पर ये कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आप इंग्लिश मीडियम से थे या हिंदी मीडियम से थे। वहाँ पर केवल आपकी नॉलेज चेक होगी और ये देखा जाएगा कि आपको क्वेश्चंस के कंसेप्ट कितने ज़्यादा क्लियर हैं, मतलब आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कितने ज़्यादा क्लियर हैं। तो देखते हैं, इसमें कुछ 27 चैप्टर्स हैं, जिसमें से कि हम लोगों ने 5 चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करे हैं। 5 इसलिए लिए हैं क्योंकि बुक थोड़ी बड़ी है, बुक में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने 5 ही चैप्टर लिए हैं, जो कि क्या क्या हैं: गोइंग टू स्कूल, ईयर टू ईयर, अ डे विद नंदू, द स्टोरी ऑफ अमृता और अनीता एंड द हनीबीज। ओके, तो ये 5 चैप्टर इस वीडियो में रहेंगे। बाकी मेरे हिसाब से आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बट अगर फिर भी आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जहाँ से आप एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उस बुक को रीड कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ है। पहला चैप्टर हमारा गोइंग टू स्कूल। इसमें इम्पॉर्टेंट था कि ब्रिजेस, किस किस टाइप के ब्रिजेस कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। चैप्टर के नेम से समझ में आ रहा है कि गोइंग टू स्कूल मतलब स्कूल जाना, विद्यालय जाना। तो पहला ब्रिज है बैम्बू एंड रोप ब्रिज, जो कि असम में यूज़ होता है। ट्रॉली लद्दाख में। सीमेंट ब्रिज नॉर्मल एरियाज़ में, जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा ब्रिजेस अक्सर होते हैं ना। ब्रिज क्या होता है, एक जगह से एक तरफ से दूसरी तरफ को कनेक्ट करने में काम आता है। वल्लम एक स्मॉल वुडन बोट होती है, जो कि केरला में यूज़ होती है। कैमल कार्ट राजस्थान में। बुलक कार्ट विलेज इन प्लेन्स जुगाड़ गुजरात में। रॉकी एंड अनइवन पाथ्स उत्तराखंड में, या फिर जो भी हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, मतलब जहाँ पर भी पहाड़ हैं वहाँ पर रॉकी और अनइवन पाथ्स होंगे ही होंगे। अब देखते हैं कि इन सबको समझते हैं कि ये क्या क्या है। पहले देखते हैं बैम्बू और रोप ब्रिज दिखता कैसा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बैम्बू एंड रोप ब्रिज का एक एग्जाम्पल है या कि एक पिक है, जहाँ पर बैम्बू होता है बांस और रोप होती है रस्सी। तो बांस और रस्सी को मिलाकर, को जोड़कर एक पुल बनाया जाता है, जिसपे कि कुछ लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से जा सकते हैं। ओके, चलते अपनी पहली स्लाइड पे ही। ट्रॉली, ट्रॉली क्या होती है? ट्रॉली लद्दाख में यूज़ होती है, प्लस ट्रॉली में भी 4 से 5 मेंबर्स बैठ के एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। सीमेंट ब्रिज तो आपको लोगों को पता ही होगा कि सीमेंट ब्रिज क्या होता है। वल्लम देखते हैं। वल्लम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक बोट है। बोट ऑफकोर्स ये बात है पानी पर चलती है, तो यहाँ पर भी बोट जो है वो पानी के ऊपर है। इसमें भी 2 से 4 मेंबर्स बैठ के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। ओके, उसके बाद कैमल कार्ट, कैमल मोस्टली राजस्थान में मिलते हैं, तो वहाँ पे आ गया। बुलक कार्ट, बुलक क्या होता है? बुलक होता है बैल। तो बैल कहाँ मिलता है? हमें विलेजेस में मिलते हैं। जुगाड़ गुजरात में। अब जुगाड़ क्या होता है? आप देख सकते हैं कि आगे मोटरसाइकिल है और पीछे कुछ लोगों के बैठने की स्पेस है। तो मोटरसाइकिल एक बंदा चलाएगा और पीछे 4 से 5 मेंबर्स बैठ के एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। रॉकी एंड अनइवन पाथ्स, ये आप लोग को समझ आ गया होगा। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो जगह मतलब प्लेसेस के नेम दे रखे हैं, असम, लद्दाख, केरल, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, ये मैप पे कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, सीटेट का, केवीएस का, एनवीएस का, या कोई भी स्टेट टेट आप देने जाएं, तो इंडिया के मैप
को अच्छे से पढ़कर जाएं कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि राइट हैंड कॉर्नर में हमारा असम है, ऊपर टॉप में उत्तराखंड है, लेफ्ट हैंड साइड में गुजरात है, सबसे टॉप में लद्दाख है और सबसे नीचे साउथ इंडिया में केरला है। एक बार यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया था कि केरला कहाँ है। उन्होंने 4 मैप दे रखे थे जिसमें अलग अलग कलर्स था कि इसमें ये बताइए कि केरल कौन सा मैप सही डिपिक्ट कर रहा है, कौन सा मैप सही शो कर रहा है। ओके, तो जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो इंडिया का मैप के सारे स्टेट्स एक बार देख के जाएं कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ओके, चलते हैं आगे। बात आती है सेकेंड चैप्टर की, जो है ईयर टू ईयर। अब देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है। बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। दीज होल्स आर कवर्ड विद फेदर्स। दे हेल्प द बर्ड टू लिसन। बर्ड्स के पास जो हेड होता है उसके दोनों तरफ होल होते हैं। ये जो होल हैं वो फेदर से, मतलब उसके पंख से कवर होते हैं, जो हेल्प करते हैं बर्ड को सुनने में। ओके, लिजर्ड के पास भी, मतलब जो छिपकली होती है उसके पास भी उसके जो कान होते हैं वो भी उसके हेड पर होते हैं। क्रोकोडाइल के भी सेम टाइप ऑफ ईयर्स हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं देख सकते। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, डिफरेंट पैटर्न ऑन एनिमल्स आर ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन। डिफरेंट पैटर्न्स मतलब एक एनिमल को दूसरे एनिमल से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग पैटर्न को देखते हैं। तो पैटर्न कब समझ आएगा हमें, जब उनके बालों पर जो उनकी स्किन है उसके स्किन के ऊपर हेयर्स होंगे और हेयर्स पे पैटर्न बने होंगे। ओके, नेक्स्ट लिख रखा है, एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन। एलिफेंट के भी हेयर होते हैं, एलिफेंट के भी बाल होते हैं। एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन हैव हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू यंग वंस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स वो एनिमल्स जिनके कान दिखते हैं और जिनके बाल भी दिखते हैं, मतलब जिनके बाल होते हैं उनकी बॉडी पर वो दिखते हैं, वो सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। और जिनके ना कान दिखते हैं और ना ही बाल दिखते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें डॉग की, कैट की, ये सब क्या देते हैं, इन सब के कान भी दिखते हैं, बाल भी दिखते हैं, तो ये यंग वंस को जन्म देते हैं, मतलब बच्चों को जन्म देते हैं सीधा। और अगर बात करें हेन की, तो हेन के ना हमें कान दिखते हैं ना ही हेयर दिखते हैं, तो वो अंडे देती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अ डे विथ नंदू। ये देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट्स बिकम्स द हेड ऑफ द हर्ड। जो सबसे बूढ़ी फीमेल एलिफेंट होती है वो उस झुंड की हेड होती है। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। एक एडल्ट एलिफेंट जो होता है, मतलब जिसकी एज, अब आप एडल्टहुड से समझ सकते हैं, जिसकी एज अराउंड 16 के ऊपर होगी, वो 100 किलो तक लीव्स और ट्विग्स होता है टहनियाँ, वो खा सकता है एक दिन में। एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours अ डे। एलिफेंट जो होता है वो केवल 2 से 4 घंटे के लिए सोते हैं एक दिन में। मड कीप्स देयर स्किन कूल। जो मिट्टी होती है या कीचड़ होता है वो उसकी स्किन को ठंडा रखने में मदद करता है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। दे फ्लैप देयर ईयर्स टू कीप देमसेल्व्स कूल। जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं वो पंखे की तरह काम करते हैं। वो एक तरफ मतलब हिलते रहते हैं, अपने कान वो हिलाते रहते हैं ताकि वो अपने आप को ठंडा रख सकें। ठीक है, देयर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस इन अ हर्ड। एक झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, एंड देयर इज़ नो मेल एलिफेंट इन द हर्ड। दे लेव द हर्ड एज दे बिकम 14 or 15 years ऑफ एज। कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होता झुंड में। जब वो 14 से 15 साल का होता है तो वो अपना झुंड छोड़ देता है और फ्रीली घूमता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब कोई मेल एलिफेंट नहीं है झुंड में तो क्या बची सारी, केवल फीमेल एलिफेंट और उनके बच्चे। तो जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट हुई वो हो गई हेड उस झुंड की। ओके, चलते हैं आगे। चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जो कि खेजाडली विलेज जो कि जोधपुर के पास राजस्थान में है। इसकी स्टोरी क्या थी आप ये समझ लीजिए एक बार। इसमें स्टोरी थी कि जो ये अमृता थी इसको पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद थे। बिकॉज़
हमें ही पता है कि पेड़ हैं तो हम हैं, बिकॉज पेड़ ही हमें हर चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सब हमें पेड़ ही देते हैं या ट्रीज़ ही देते हैं। तो अमृता जब भी किसी की बर्थडे पार्टी होती थी या फिर किसी की कोई भी ओकेजन होता था उनके विलेज में, तो वो सबको वो एक एक ट्री गिफ्ट करती थी, ठीक है। तो जो खिजारली ट्री है वो गिफ्ट करती थी। जब एक बार क्या होता है कि जो राजा होता है वो उसने ऑर्डर दिया कि आप वहाँ के पेड़ काट दो और जो उसकी लकड़ी है वो मुझे दो, वो मुझे ला कर दो। उस टाइम पर लकड़ी से ही सामान बनाया जाता था कि हम लोग अपने महल की डेकोरेशन करेंगे। अमृता ने मना कर दिया कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, बट वो लोग नहीं माने। देन अमृता और उसके फ्रेंड्स, उसके विलेज के जो भी लोग थे वो सब पेड़ों से चिपक गए, लेकिन जो राजा के भेजे हुए दूत थे वो तब भी नहीं माने। उन्होंने क्या करा, उन्होंने पेड़ काट दिए, साथ ही साथ जो फीमेल्स या मेल चिपके हुए थे पेड़ से वो भी उनको भी काट दिया, ठीक है। तो बाद में जब राजा को ये बात पता चलती है, राजा जाता है विलेज में, तब देखता है कि भाई सच में ही लोग बाग मर चुके हैं। तो राजा तब ऑर्डर करता है कि अब से कोई पेड़ नहीं काटेगा। ओके, तो इस ट्री की वजह से ही, जो ये खिजारली ट्री है, इस ट्री की वजह से ही इस गांव का नाम पड़ा है खिजारली विलेज, जो कि जोधपुर के पास राजस्थान में है। अब आप देख सकते हैं कि राजस्थान में पानी बहुत कम होता है, तो इस वजह से ये ट्री बिना पानी के ही ग्रो हो जाता है। मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। बार्क होता है इसका तना दवाइयाँ बनाने में काम आता है। खिजारली विलेज के जो लोग होते हैं उनको बिश्नोईज बोला जाता है। उसके जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स बीन्स होती हैं, ओके, लोग बाग उसको कुक करते हैं और उसको ही खा लेते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, जो खिजारली ट्री है उसकी लकड़ी इस टाइप की है कि वो इंसेक्ट से इफेक्ट नहीं होगी। मतलब अगर उस पर जानवर भी लग जाता है या कोई भी कीट पतंगा लग जाता है तो भी उसकी जो लकड़ी होगी वो ख़राब नहीं होगी, मतलब उससे बना हुआ कोई भी सामान ख़राब नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये थी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। मतलब क्या हुआ, प्लांट्स और एनिमल्स तो हमारे बिना रह सकते हैं ज़िंदा, लेकिन हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के बिना नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, प्लांट्स के बिना तो मेनली नहीं रह सकते, बिकॉज प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ऑक्सीजन है ना, तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शेल्टर सब प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ एनिमल्स की बात करी जाए तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मीट प्लस मिल्क, ये सब चीज़ भी हमें एनिमल्स ही प्रोवाइड कराते हैं। तो हम लोग उनके बिना नहीं रह सकते, वो लोग हमारे बिना रह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 5, अनीता एंड द हनी बीज। ये भी एक रियल लाइफ स्टोरी है। अनीता एक लड़की थी, बिहार की एक स्टोरी है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ इस स्टोरी में क्या था, बेसिकली अनीता जो लड़की थी उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन उसके पेरेंट्स मना करते थे क्योंकि वो एक लड़की थी। उनका कहना था कि लड़कियाँ क्या करेंगी पढ़ के, हम अपने केवल लड़के को पढ़ाएंगे। तो उन्होंने अपने लड़के को ही स्कूल भेजना शुरू करा, लड़की को नहीं भेजा उन्होंने। लड़की को घर के ही कामकाज में लगा के रखा। तब विलेज में जो गांव में जो स्कूल था उसमें से एक टीचर को पता चलता है, तो वो उनके घर आता है, उनको समझाता है कि लड़कियों का स्कूल जाना कितना इम्पॉर्टेंट है। तब फाइनली उसके फादर मानते हैं और वो 1 to 5th क्लास तक उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि टीचर ने ये कहा है ना कि 5th क्लास तक तो फ्री एजुकेशन है। तो तब उसके फादर उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं। जैसे ही अब वो 6th क्लास में आती है, 6th क्लास में एडमिशन कराना होता है, पैसे जाएंगे, तो उसके फादर ने मना कर दिया। बट उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उसने क्या किया कि छोटे स्टूडेंट्स को, मतलब छोटे बच्चों को ट्यूशनिंग देना शुरू करा, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा, और उससे जो पैसे आते थे तब उसने अपना 6th क्लास में एडमिशन लिया। इसी तरह से धीरे धीरे उसने अपनी 12th क्लास पास करी। 12th क्लास पास करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक हनी बी पालन का, मतलब मधुमक्खियों के पालन का एक प्रोग्राम चलाया गया, एक कोर्स था। उसने उस कोर्स में एडमिशन लिया, वहाँ से सीखा कि हम लोग जो मधुमक्खी हैं उनको कैसे
उनका पालन कैसे कर सकते हैं और उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ थी। स्टोरी देखते हैं। ये एक स्टोरी थी बुचाचा विलेज की, जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि जो हनी बी होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर तक देती हैं। हर झुंड में एक क्वीन बी होती है जो अंडे देती है। बहुत कम ही मेल होते हैं इस झुंड में। जो मोस्टली फीमेल बीज होती हैं, मतलब जो भी फीमेल मधुमक्खियाँ होती हैं, वो वर्कर बीज होती हैं, मतलब जो काम करती हैं। वर्कर बीज इधर से उधर उड़ती हैं फूलों की तलाश में, ताकि उन्हें नेक्टर मिल सके। अब नेक्टर क्या होता है, आपने देखा होगा शहद बनता हुआ, तो मधुमक्खियाँ ही शहद बनाती हैं, तो वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं फूलों में से और वो एक अपनी जगह पर ले जाकर स्टोर कर देती हैं और वहाँ पर शहद बन जाता है कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो वर्कर बी फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, इधर से उधर घूमती हैं, फूलों के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं नेक्टर की खोज में। जैसे ही एक बी को फ्लावर मिलता है नेक्टर से भरा हुआ, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ डांस करती है, ताकि और जो अदर बीज हैं और जो उसके झुंड की अदर मधुमक्खियाँ हैं, उनको पता चल जाए कि यहाँ पर एक फ्लावर है जिसमें कि नेक्टर है, तो वो सब वहाँ पर आ जाएं और नेक्टर कलेक्ट कर लें। ठीक है, मेल बीज जो होते हैं उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता एज अ वर्कर। आंट्स, टर्माइट्स एंड वास्प्स ऑल्सो लिव लाइक हनी बीज। जो आंट्स होती हैं, आंट्स आपको पता है चींटियाँ, टर्माइट्स होती है दीमक, और वास्प्स होता है जो भिड़ड़ होती है। ठीक है, वो सब भी हनी बी की तरह ही काम करती हैं। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी कि बिहार कहाँ पर है, तो अब आप देख सकते हैं रेड कलर से मार्क है इंडिया के मैप में कि बिहार कहाँ पर है। ओके, ये सब चीज़ थी इम्पॉर्टेंट। एक चीज़ बताना भूल गई मैं पिछले वाले चैप्टर में कि राजस्थान कहाँ है, तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर से मार्क हो रखा है हमारा राजस्थान। ठीक है, मैंने बोला ना मैप एक बार अच्छे से करके जाना है इंडिया का। तो यही था आज का। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग गाइस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग गाइस।